अधिकांशतः जो खिलौने मिले हैं वो अच्छे से पकाए हुए नहीं मिलते, क्योंकि ये बहुत जल्दी बहुत खंडित अवस्था में, ये टूटी फूटी अवस्था में ये खिलौने हमें मिलते हैं, जिसके आधार पर विद्वान अनुमान लगाते हैं कि इनको धूप में सिकाकर भट्टी में पकाया जाता था और फिर उसके बाद में इनकी पॉलिश की जाती थी। लेकिन जो खिलौने हैं उनकी पकाई शायद उतने अच्छे से नहीं की गई जाती थी, इस वजह से वो टूटी फूटी अवस्था में हमें ज़्यादा मिले हैं। सिंधु कारीगर जो थे वो रंगों का भी प्रयोग करते थे, पॉलिश का भी प्रयोग करते थे, और ज़्यादातर जो रंग वो काम में लेते थे वो लाल, काला, नीला या पीला रंग ज़्यादा प्रमुखता से है। इसके अलावा वो कभी कभी अन्य रंगों का भी प्रयोग इन मिट्टी के मूर्तियों को बनाने के लिए किया करते थे। अब सिंधु घाटी के निवासियों की, हड़प्पन लोगों की पाषाण कलाकृतियों की बात करें तो सिंधु कलाकारों ने अनेक प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया है। यद्यपि सिंधु प्रदेशों में पत्थर का प्रयोग कम ही मिलता है, क्योंकि यहाँ पर पत्थर कम मिलता था, तो शायद ये लोग इन पत्थरों को बाहर से मंगाते होंगे, और यही कारण है कि पत्थरों से बनी मूर्तियों की संख्या इन प्रदेशों में कम ही मिलती है, और जो मिलती है वो सभी लगभग खंडित हैं या टूटी फूटी जीर्ण शीर्ण अवस्था में वो मिली है। लेकिन फिर भी जो मूर्तियाँ मिली हैं उनसे सैंधव पाषाण कला की जानकारी, उसकी समृद्धता की जानकारी लगती है या हमको मिलती है। हड़प्पा से 2 मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें से एक लाल पत्थर की बनी हुई मानव मूर्ति है, जिसका सिर टूट के कहीं खो गया है, परंतु बाकी शरीर को यदि हम देखते हैं तो उसका जो अनुपात है और शारीरिक सौष्ठव जो है वो बहुत सुंदर है। इस मूर्ति की टेक्निक के बारे में बात करें तो इसको देखने से मालूम चलता है कि शायद इसके अंग भी अलग अलग बनाए और बाद में किसी मसाले की सहायता से या किसी मसाले के द्वारा इसको शरीर में जोड़ दिया गया है। इसी तरह एक अन्य मूर्ति जो मिलती है वो नर्तक की मूर्ति लगती है। ये काले पत्थर की बनी हुई है और इसमें भी नर्तक का या जो शरीर है वो मांसल दिखाया गया है, और इसने नृत्य की मुद्रा में अपने बाएं पैर को जमीन से ऊपर उठाया हुआ है। मार्शल ने इस मूर्ति को नटराज शिव की मूर्ति माना है, लेकिन अन्य विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल इसे एक युवती की मूर्ति मानते हैं। पाषाण की एक या पत्थर की एक अलग जो मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है वो भी बहुत प्रसिद्ध है। मैंने अपने पहले वीडियो में उस मूर्ति का चित्र पीपीटी में लगाया था। ये दुर्भाग्य है कि इस मूर्ति का निचला जो भाग है वो नहीं मिलता, केवल सिर का भाग ही इसका मूर्ति का मिलता है, और इस मूर्ति के सिर पर बाल और दाढ़ी के बाल जो हैं वो बड़ी ही करीने से, बड़े ही तरीके से दिखाए गए हैं। इसके बाल को बड़े ही व्यवस्थित रूप से दिखाया गया है। इसकी आंखें आधी खुली हुई हैं और इसके शरीर पर जो शॉल पड़ी हुई है उस शॉल के ऊपर 3 पत्तियों की आकृति है। इसके हाथों में बाजूबंद बना हुआ है और इसके सर पे भी एक टीका जैसा कुछ है। और इस मूर्ति को विद्वान एक योगी की मूर्ति बताते हैं,
मैके ने इसको एक पुजारी की मूर्ति कहा है, पर अन्य विद्वान इसको योग मुद्रा में होने के कारण योगी की मूर्ति मानते हैं। इस मूर्ति को देखने से हमें उस समय के वस्त्र, आभूषण आदि की अच्छी जानकारी मिलती है। इस मूर्ति के आधार पर विद्वान मानते हैं कि उस समय 3 पत्तियाँ जैसा कोई डिज़ाइन वस्त्रों पर कशीदा किया जाता होगा। इसी आधार पर इस मूर्ति को देखकर विद्वान मानते हैं कि उस समय पुरुषों के भी केश सज्जा का ध्यान रखा जाता होगा। दाढ़ी का बहुत अच्छा इसमें चित्रण या उत्कीर्णन किया गया है। इस मूर्ति को देखने से कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि शायद ये जो योगी है ये कहीं ना कहीं योगिस्थ मुद्रा में और जैन धर्म का कुछ दार्शनिक पक्ष को इससे जोड़ा जाता है। इसके अलावा पत्थर की जो अनेक पशु पक्षियों के खिलौने मिले हैं, जिसमें एक बैल का खिलौना मिला है और पत्थर के ही बहुत बड़ी संख्या में लिंग और योनियों के मूर्तियां भी सिंधु सभ्यता से उत्खनन में प्राप्त हुई हैं। कहीं कहीं पर पत्थर के बने हुए स्तंभ भी मिले हैं, जिनका शायद धार्मिक महत्व रहा होगा। पत्थर को काटने, तराशने और उसकी पच्चीकारी के लिए सैंधव कलाकार छेनियों का, चाकुओं का, बर्मों का प्रयोग करते होंगे। और जैसा कि हमने पहले बात की कि जो पाषाण धड़ मिला है उसमें हाथ पैर अलग से किसी मसाले द्वारा चिपकाए गए हैं, तो इससे ये भी स्पष्ट होता है कि सिंधु निवासियों ने कोई ऐसे मसाले का उपयोग करना सीख लिया था जिससे वो पाषाण खंडों को या पत्थर के टुकड़ों को या पत्थर के अलग अलग आकृतियों को आपस में बड़ी अच्छे से जोड़ लिया करते थे। अब हम बात करें उनकी धातु की मूर्तियों की, तो सैंधव निवासी बहुत सारी धातुओं का आयात करते थे और पहले के व्याख्यान में भी हमने इस पर बात की है कि वो धातुओं को काटना, पीटना, गलाना, ढालना और मिश्रित करना अच्छे से जानते थे और यही कारण है कि वहाँ पर खुदाई में धातुओं की अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। बात करें अगर मूर्तियों की, तो मोहनजोदड़ो से एक कुबड़ वाला खिलौना मिला है जिसे तांबे की धातु को काटकर बनाया गया था। इसी तरह से तांबे का एक कलश मिला है जिसके भीतर या जिसके अंदर बकरी का एक सुंदर खिलौना मिला है। ये खिलौना पीतल का बना हुआ था। इसी तरह से सैंधव स्थलों से तांबे और पीतल के कुत्तों के मूर्तियों के कई उदाहरण मिलते हैं। चहुंदड़ों की बात करें तो वहाँ पर खुदाई में एक पीतल की बतख की आकृति मिली है और मोहनजोदड़ो से स्त्री की 2 कांसे की प्रतिमा मिली है। इनमें से एक प्रतिमा डांसिंग गर्ल के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ से जो मूर्ति प्राप्त हुई है इसकी ऊंचाई 10.8 सेंटीमीटर है और यह मूर्ति लुप्त मोम पद्धति या लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनी मालूम चलती है। इस पद्धति में मोम का एक मॉडल तैयार कर लिया जाता है और उस मॉडल के ऊपर मिट्टी का लेप चढ़ा देते हैं और उसमें एक प्रवेश छिद्र छोड़ दिया जाता है। जब इस मिट्टी के बनाए हुए सांचे को गर्म किया जाता है तो इसका सारा मोम उस छेद में से बाहर आ जाता है और बाद में उन्हीं छिद्रों में से कांसे का घोल भरकर ये जो प्रतिमाएं वो तैयार की जाती हैं और बाद में कलाकार इसको फिनिशिंग दे देता है। वर्तमान में भी भारत में
कई हिस्सों में इस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, इसको इसी तकनीक के द्वारा बनाया गया है। ये जो मूर्ति प्राप्त हुई है, इसकी विद्वानों ने बड़ी प्रशंसा की है और इसकी पतले पतले हाथ पैर हैं। इस मूर्ति के अगर आप देखेंगे तो इसके एक हाथ में 25-30 चूड़ियाँ दिखाई गई हैं, जबकि दूसरे हाथ में केवल 4 चूड़ियाँ दिखाई गई हैं। इसकी गर्दन हल्की सी झुकी हुई है और ये डांस करने की मुद्रा में डांस करती हुई प्रतीत होती है। इसका एक पैर जो है वो ज़मीन पे थोड़ा सा ऊपर रखा गया है। इस तरह से इस मूर्ति को देखने के बाद में हमें सैंधव मूर्ति कला या धातु कला की जानकारी बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाती है। सिंधु निवासी सीसा नामक धातु से भी परिचित थे और खुदाई में हमें इस धातु की सुंदर तस्तरी देखने को मिलती है। इसके अलावा सोना चांदी इस धातुओं का भी प्रयोग आभूषण बनाने में वो करते थे। वहाँ से खुदाई में धातुओं से बने हुए कंठाहार, कड़े, अंगूठियाँ, भुजबंद आदि मिले हैं। उत्खनित सामग्री से पता चलता है कि सोने की अपेक्षा चांदी का प्रयोग आभूषणों के लिए ज़्यादा किया गया है। आभूषणों के अलावा खुदाई में सोने चांदी की गुड़ियाँ भी मिली हैं। गुड़िया मोती सदृश कुछ रचना है। ये दोनों तरह से बनाई जाती थी, ढालकर भी और कई बार धातु की चादरों को 2 टोपी नुमा आकृति में बना के उनके बीच में लाख भर के या लाख जैसी कोई वस्तु भर के उनको जोड़ दिया जाता था और उनको गुर्रियों का आकार दिया जाता था या मनकों का आकार इनको दिया जाता था। सैंधव स्थलों पर ऐसे मनके बनाने के बहुत सारे कारखाने चंदड़ो और लोथल में मिले हैं। यहाँ पर जो गुड़ियाँ या मनके बनाए जाते थे वो विदेशों में भी भेजे जाने के प्रमाण मिले हैं। सोने चांदी के अतिरिक्त यहाँ पर मिट्टी, पत्थर, हाथी दांत, घोंगा, सीपी इत्यादि की भी गुड़ियाँ या मनके बनाए जाते थे। घोंगे की गुड़ियाँ भी यहाँ पर मिली हैं। इन गुड़ियों के ऊपर या इन मनकों के ऊपर पच्चीकारी का कार्य भी यहाँ पर किया जाता था। अधिकांश जो मनके हैं या गुड़ियाँ हैं उनके अंदर छेद मिले हैं, जिससे ये अनुमान होता है कि उनको एक माला के रूप में पिरोया जाता था और आभूषण के रूप में या अन्य रूपों में उनको काम में लिया जाता होगा। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि धातु के मनकों का या गुर्रियों का निर्माण 2 तरह से किया जाता था, उसी तरह से पत्थर या हाथी दांत या घोंगे के मनकों का निर्माण छेनी की सहायता से घिसकर किया जाता होगा और विभिन्न आकार देने के बाद में उसमें बर्मे से छेद किया जाता होगा। सिंधु सभ्यता के निवासियों ने इस कला या गुड़िया निर्माण या मनके निर्माण की कला में जितनी तरक्की की उतनी हमें तत्कालीन अन्य देशों में देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरह हमने आज सिंधु सभ्यता के कला की बात की। अब सिंधु सभ्यता की स्थापत्य कला और सिंधु सभ्यता के पतन के विभिन्न कारणों की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।